नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का परिणाम पथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी मस्त, ज़बरदस्त और लाजवाब चल रही होगी। जैसा कि पिछली क्लास में आप देखे कि हम भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत किए थे, उसी शुरुआत को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं और अगला टॉपिक जानने का प्रयास करते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। तो आइए देखते हैं। इसमें अगला टॉपिक है साइमन कमीशन का गठन। आप पिछली कक्षा में खिलाफत आंदोलन तक पढ़े थे, उसके बाद से टॉपिक आता है साइमन कमीशन का गठन। यानी कि आइए देखते हैं साइमन कमीशन का गठन क्या होता है। कह रहा है साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था। यानी कि जो साइमन कमीशन गठन किया गया था वो 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था, जिसका नाम जॉन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 को भारत संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। और इसका मुख्य कार्य था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की सुधारों की जांच करना। यानी कि जिस साइमन कमीशन का गठन किया गया था उसका नेतृत्व जॉन साइमन के द्वारा किया जा रहा था। उस साइमन कमीशन का गठन इसलिए किया गया था कि भारत में जो संवैधानिक पद था उसमें कुछ सुधार किया जा सके। यानी कि संवैधानिक सुधार के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर थे और उस 7 मेंबरों में एक भी भारतीय मेंबर सम्मिलित नहीं थे। आइए, कह रहा है कि जब वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ किया गया। यानी कि जैसे साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आता है वैसे ही उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ नारे के साथ किया जाता है। क्योंकि अभी आपको बताएं कि जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था उस साइमन कमीशन के अंतर्गत यानी कि उस कमेटी में एक भी भारतीय सम्मिलित नहीं थे। इसलिए जब 1928 में वहाँ से भारत आते हैं तो साइमन कमीशन वापस जाओ नारे के साथ उनका स्वागत किया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित सभी दलों प्रदर्शन में भाग लिए। यानी कि उस प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ साथ और भी जो मुस्लिम दल के संगठन के लोग थे वो सभी लोग एक साथ होकर के उसका विरोध प्रदर्शन किए कि साइमन कमीशन वापस जाओ। तो ये था कुछ साइमन कमीशन के बारे में जानकारी। आइए अब अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग है पूर्ण स्वराज की मांग। यानी कि ये पूर्ण स्वराज की मांग आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बहुविकल्पीय प्रश्न भी बनता है, उसके साथ साथ लिखित प्रश्न भी बनता है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आइए पूर्ण स्वराज की मांग को समझते हैं और देखते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग क्या है। इसमें कह रहा है 31 दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यानी कि वर्ष 1929 में कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो लाहौर में अधिवेशन था, उसी लाहौर के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग करने की घोषणा की गई थी। उसके बाद से कह रहा है पूर्ण स्वराज की मांग की गई, औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। यानी कि उस अधिवेशन में जो वहाँ पे सम्मिलित लोग थे उन लोगों के द्वारा औपचारिक रूप से ये घोषणा की गई थी कि हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं या स्वतंत्रता की मांग करते हैं। उसके बाद से कह रहा है यह भी घोषित किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और उस अधिवेशन में यह भी घोषणा कर दिया गया कि अब से हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो ये था जो पूर्ण स्वराज की मांग। और इसमें ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि यही चीज़ आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि ये लाहौर अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बताएंगे कि ये कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बताएंगे कि लाहौर में हुआ था। जगह का नाम पूछेगा तो अगर इसकी अध्यक्षता के बारे में बात करेंगे तो बताएंगे कि इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया जा रहा था। अगर इसका वर्ष पूछेगा तो आप वर्ष बताएंगे वर्ष 1929। ये आप ध्यान रखेंगे। आइए अब अगला हेडिंग देखते हैं कि अगला हेडिंग क्या है। इसमें अगला हेडिंग है नमक सत्याग्रह। यानी कि उन सत्याग्रहों में से एक और सत्याग्रह है जो नमक सत्याग्रह है। इस नमक सत्याग्रह को देखते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी जी ने विचार किया कि नमक एक शक्तिशाली प्रतीक है। यानी कि सभी चीज से हार जाने के बाद से महात्मा गांधी जी सोच विचार करते हैं और सोच विचार करने के बाद से
सोचते हैं कोई एक ऐसा सत्याग्रह शुरू किया जाए जिसमें सभी लोग भागीदार हों। तो वो एक चीज़ को सम्मिलित करते हैं, इसको नमक, यानी कि एक नमक जो होता है जो सभी के यहाँ आमतौर पे पाया जाता है, उसको चुनते हैं और उसी का नाम देकर के नमक सत्याग्रह के शुरुआत करने का प्रयास करते हैं। तो यानी कि एक नमक एक शक्तिशाली प्रतीक है जो राष्ट्र को एकजुट कर सकता है, यानी कि नमक एक ऐसा शक्तिशाली प्रतीक है जो राष्ट्र के समस्त लोगों को एकजुट कर सकता है। उसके बाद कह रहा है कि उन्होंने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा जिसमें 11 मांगों का आग्रह किया गया था। उसी के साथ साथ लॉर्ड इरविन को 11 मांगों का एक पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद से इन मांगों में यानी कि उस 11 मांगों में नमक कर को खत्म करने की मांग की गई थी। यानी कि जो 11 मांग महात्मा गांधी जी के द्वारा उस पत्र में लिखा गया था उसमें नमक कर को खत्म करने का भी समाहित किया गया था कि आप नमक कर खत्म कर दीजिए। उसके बाद से कह रहा है कि इरविन मांग पर बात करने के लिए तैयार नहीं हुए तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू कर दिया। और जैसे ही इरविन इन मांगों को लेकर के इन मांगों को स्वीकार नहीं करते हैं, वैसे ही महात्मा गांधी जी नमक सत्याग्रह शुरू कर देते हैं, यानी कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत कर देते हैं। तो ये था नमक सत्याग्रह के बारे में, उम्मीद है कि आप समझे होंगे। आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं। तो आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आइए अब जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, इसको समझते हैं। कह रहा है कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के तटीय शहर दांडी के लिए साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरू कर दिए। यानी कि गांधी जी 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ जो गुजरात के अहमदाबाद के निकट एक तट था, उस तट से साबरमती आश्रम के लिए रवाना हो गए। और रवाना होने के बाद से उस यात्रा की शुरुआत कर दिए। उसके बाद से कह रहा है कि 16 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे, यानी कि उस यात्रा को करते करते 16 अप्रैल को वह दांडी पहुंचते हैं और उन्होंने समुद्री पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। और जो 12 मार्च 1930 से जो यात्रा चली थी, उस यात्रा में आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते 16 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं। और जब 16 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं तो वहाँ समुद्र के तट पे आते हैं और वहाँ से पानी निकालते हैं और पानी निकाल करके उबालते हैं, उबाल करके नमक बनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं, यानी कि इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है कि किसानों ने राजस्व और चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया, यानी कि उसके साथ साथ किसान और चौकीदारों ने कर देने से इनकार कर दिए। उसके बाद कह रहा है कि गांव के अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया, यानी कि गांव में जो अधिकारी काम कर रहे थे वो इस्तीफा देना शुरू कर दिए। उसके बाद से कह रहा है कि इस आंदोलन को बंद करने के लिए सत्याग्रहियों पर हमला किया गया, यानी कि जो आंदोलन चलाया जा रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस आंदोलन को बंद करने के लिए सत्याग्रहियों पर हमला किया गया। उसके बाद से कह रहा है और करीब 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और हमला करने के साथ साथ करीबन 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद से कह रहा है कि इस स्थिति में महात्मा गांधी जी ने एक बार फिर आंदोलन को बंद करने का फैसला लिया। आप जानते हैं कि गांधी जी अहिंसक के पुजारी थे, यानी कि अहिंसा को मानने वाले थे। तब तक 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब गिरफ्तार कर लिया जाता है और लोगों पे हमला कर लिया जाता है तो इसी से आहत होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को भी वापस करने का फैसला लेते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि और 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर कर देते हैं और 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हैं। करने के बाद कह रहा है कि दिसंबर 1931 में गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन चले जाते हैं और जैसे ही 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर पर साइन करते हैं और साइन करने के बाद से
दिसंबर 1931 में महात्मा गांधी जी लंदन में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, उसी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद से करा है, लेकिन इस सम्मेलन से कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन जाते हैं और वहां पे जाने के बाद से, उस सम्मेलन में जाने के बाद से गांधी जी को कोई लाभ नहीं होता है। उसके बाद से कह रहा है कि वे निराश होकर भारत वापस आ गए, और वो निराश होकर के वापस आ गए, यानी कि भारत वापस आ गए। और जब वापस आ जाते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः शुरू कर दिए, यानी कि जब देखते हैं कि वहाँ खाली हाथ लौटते हैं, निराशा हो जाते हैं, अब आते हैं तो फिर पुनः क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि यह आंदोलन 1 वर्ष के लिए जारी रखा गया था, यानी कि जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन को फिर से 1 वर्ष के लिए जारी रखा गया। उसके बाद से कह रहा है कि लेकिन वर्ष 1934 तक इस आंदोलन का प्रभाव कम हो गया। लेकिन वर्ष 1934 आते आते इस आंदोलन का प्रभाव कम हो गया, तो अंततः इस आंदोलन को समाप्त करने का फैसला लिया गया, क्योंकि इस आंदोलन का प्रभाव अब खत्म हो गया, यानी निष्क्रिय हो गया, तो इसलिए इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। तो महात्मा गांधी जी के लिए 2 पंक्ति है कि कहते हैं, हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने का वह उम्मीद जिंदा रख। तो आइए अब समझते हैं पूना पैक्ट, यानी कि इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है जो पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट जानते हैं, क्या रहा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षित सीटों और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की, जिससे विधायी परिषदों के लिए दलित सदस्यों का चयन किया जा सके। यानी कि जब आंदोलन चल रहा था, उसी आंदोलन के दरमियान ये BR अम्बेडकर जी दलितों के लिए कुछ मांग करते हैं। वो मांग ये था कि जो शैक्षिक संस्थाएं हैं उसमें दलितों का भागीदारी हो, उसके साथ साथ जो विधान परिषदीय सीटें हैं उसमें भी दलितों के लिए कुछ आरक्षित सीटें हो। उसी मांग को लेकर के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मांग करते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि जब ब्रिटिश सरकार अम्बेडकर की मांग स्वीकार की तो गांधी जी ने इसका विरोध किया, यानी कि ये जिस मांग को लेकर के BR अम्बेडकर मांग कर रहे थे, उस मांग को ब्रिटिश सरकार के द्वारा मान लिया गया, यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा मान लिया गया। आज जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा मान लिया जाता है तो उसी चीज़ का गांधी जी ने विरोध किया, यानी कि थोड़ा बहुत दुखित हो गए इस चीज़ से गांधी जी। उसके बाद से कह रहा है कि अम्बेडकर जी ने अंततः गांधी जी के विचार को स्वीकार कर लिया, यानी कि अम्बेडकर जी गांधी जी के विचारों को जान गए कि अगर हम ऐसे ही अपने अंदर बंटवारा कर लेते हैं तो फिर हम देश की आज़ादी में कैसे बड़े आंदोलन करेंगे या फिर देश की आज़ादी को कैसे दिला पाएंगे। ये बात BR अम्बेडकर समझ आते हैं, समझने के बाद से स्वीकार कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सितंबर 1932 को पूना समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। सितंबर 1932 में इस समझौते पर हस्ताक्षर हो जाता है। हस्ताक्षर होने के बाद से कह रहा है कि इससे अवसादग्रस्त वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय, यानी प्रांत और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई, यानी कि चाहे वो प्रांतीय हो गया या केंद्रीय हो गया। इसी हस्ताक्षर की बदौलत चाहे प्रांतीय हो गया या चाहे केंद्रीय हो गया, दोनों जगह जो अवसादग्रस्त लोग थे यानी दलित वर्ग के लोग थे, उनके आरक्षित सीटों पे उनका चुनाव लड़ना ये लोग शुरू कर देते हैं। उसके बाद से कह रहा है लेकिन उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों के ही होता था, लेकिन उनके लिए मतदान जो होता था वो सामान्य जैसे सभी वर्गों के लिए होता था वैसे ही उनके लिए भी होता था। तो ये था कुछ पूना पैक्ट के बारे में जानकारी जो आपने समझा है। तो ये था कुछ शुरू से लेकर के और आखिरी तक जो टॉपिक हमने बारी बारी से सब कुछ समझाए हैं और आपको बताए हैं, यानी कि भारत में जो राष्ट्रवाद टॉपिक को हम शुरू किए थे वो इसका यहाँ पे समाप्त होता है। और महात्मा गांधी जी के योगदानों को हम और आप सब नहीं भुला सकते हैं, और उनके आंदोलन को ज़रूर 1-2 प्रश्न उनके आंदोलन में ज़रूर 1-2 प्रश्न आएगा जो आप बढ़िया से इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा।